Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे परम्यूटेशन के। कल हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट समथिंग, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, और अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है तो वो ऑप्शंस कैसे फाइनल टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल से, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, है ना। ठीक है, तो हमने कल बेसिक बेसिक देखा, आज हम देखेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव। आपके पास एक सेट ऑफ चीज़ें है, वो एक सेट ऑफ चीज़ों को पर्टिकुलर पैटर्न में अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके हैं उस पैटर्न में अरेंज करने के, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी परम्यूटेशन में जो मैंने कहा आपको कि आपके पास एक्स चीज़ें हैं या फिर एक्स फ्रूट्स है, तो सारे फ्रूट्स अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर दो फ्रूट सेम है तो वो डबल काउंट हो जाएंगे। सो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास तीन चेयर है, चेयर का नाम है 1 2 एंड 3, और हमारे पास तीन पर्सन है ए बी एंड सी। अब ये तीन पर्सन को इस तीन चेयर पे हम लोग कैसे अरेंज करें, वो अरेंज करने के कितने ऑप्शंस है मेरे पास, वो है परम्यूटेशन। लेकिन अगर मैंने ए बी सी के जगह ए सी कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी हमारा, जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसको भी लेके, जो भी हमारा मेन वेरिएबल है पीपल, वो हर एक उसमें के हर एक इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ए बी एंड सी, राइट। सो पहले चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, हमारे पास तीन लोग हैं तो पहले चेयर में तीन लोग बैठ सकते हैं। दूसरे चेयर पे कितने बैठ सकते हैं, अभी तीन में से दो बचे हैं, और वो तीन में से तो एक वन चेयर पे बैठ गया तो बचे दो। तो सेकंड इस पे कितने कितने टाइप, कितने कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने तरीके के लोग बैठ सकते हैं, दो तरीके के। और लास्ट चेयर पे एक ही बचा है तो वो एक यहां लिखना पड़ेगा, रे। सो ये मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, 3 × 2 × 1, राइट। सो कितने टोटल वेज हो गए, 6 वेज। अभी इसको हम इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे, हम सिंपल वे में ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए बैठा फिर बी और फिर सी, पहले ए बैठा फिर सी बैठा फिर बी बैठा। ठीक है, पहले बी बैठा फिर ए एंड फिर सी, लेकिन पहले बी फिर सी फिर ए, पहले सी फिर ए फिर बी, पहले सी फिर बी फिर ए। छः छः तरीके हो गए, राइट। ओके, सो ये क्लियर है आपको। ओके, ना हमारे पास अगर 4 पीपल है, 4 पर्सन, ए बी सी एंड डी, लेकिन चेयर सिर्फ दो है, तो ये दो चेयर पे इन चारों में से कैसे कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं हम लोग। अगर दो बैठे तो दो बाकी के दो बैठेंगे नहीं, ठीक है, ये अजम्पशन है नॉर्मल, ठीक है, यस और नो।
तो पहले पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4। और दूसरे पोजीशन पे कितने बैठ सकते हैं? 3, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक बैठ गया है तो बचे 3। तो दूसरे पोजीशन पे सिर्फ बचे हुए 3 लोगों में से ही कोई एक बैठ सकता है, तो 3 तरीके के लोग बैठ सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक बैठ सकता है। तो टोटल 3 है हमारे पास ऑप्शन। पहले चेयर में सारे 4 ऑप्शन थे, दूसरे चेयर में एक कम हो गया क्योंकि पहले चेयर पे एक बंदा बैठ गया। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए इस 2 चेयर पे? 4 में से 4 लोगों में से ये 2 चेयर पे कौन कौन बैठ सकता है? तो टोटल ऑप्शंस हमारे पास कितने हो गए? 12। राइट। इसको भी हम देख सकते हैं, पहले ए बैठा, फिर बी, फिर ए बैठा, फिर सी, ए बैठा, फिर डी, उसके बाद बी बैठा, फिर ए, बी, फिर सी, बी, फिर डी, सी बैठा, फिर ए, सी बैठा, फिर बी, सी बैठा, फिर डी, डी बैठा, फिर ए, डी, बी, डी एंड सी। टोटल 12 कॉम्बिनेशंस। राइट। ओके। हम्म। हम्म। हाँ, तो बी और ए और बी और ए भले ही ये सेम है, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो अलग है। राइट। उनकी पोजीशन अलग है, बी पहले चेयर पे बैठा है और ए दूसरे चेयर पे बैठा है इस केस में, लेकिन यहां अलग है। इसके वजह से ये वाला इज नॉट इक्वल टू सेकेंड, क्योंकि उनके पोजीशंस अलग है। समझ रहे? आपका पॉइंट बहुत सही है। ए और बी तो एक ही जगह बैठा है, एक दोनों साथ में ही बैठे हैं, नीचे भी ए और बी साथ में बैठे हैं, तो दोनों को तो सेम लेना चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा कैलकुलेट करना है कि दो अलग लोग कितने बार बैठ सकते हैं, तो 2 बार बैठ सकते हैं। दो अलग लोग 2 बार बैठ सकते हैं। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है सो दैट वो 2 चेयर पे लोग कैसे भी बैठ सकते हैं? तो टोटल 12 नहीं होंगे अभी, कैसे भी बैठ सकते हैं, मतलब ए बी और बी ए सेम हो गया, ए सी और सी ए सेम हो गया, बी सी और सी बी सेम हो गया, ए डी और डी ए सेम हो गया, है ना? और डी बी और बी डी सेम हो गया, ठीक है? और सी डी एंड डी सी सेम हो गया। तो टोटल कितने वेज हो गए? सिर्फ 6 वेज। ऐसा अगर पूछा तो, ये अगर हमें इंटरेस्टेड है तो, बट ओवरऑल कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 12 तरीके से। ओके ना। सो मतलब यहां क्या हो रहा है, हमारे पास कितने लोग थे? n नंबर ऑफ लोग थे, तो पहले कुर्सी पे n बैठे, दूसरे चेयर पे कितने लोग बैठे? n-1। राइट। ओके। और चेयर को मैं r नंबर से बोलूंगा, चेयर को मैं देता हूं r नंबर और लोगों को देता हूं मैं n नंबर। ना, अभी मेरे पास 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और मेरे पास चेयर है 3, 1 2 3, ये 4 ले लेते हैं। तो मेरे पास आर कितने हैं? 4। ये है आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 4, और ये है एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? एन, विच इज 7। दूसरे पे कितने बैठ सकते हैं? n-1, विच इज 6। तीसरे पे n-2, विच इज 5, एंड चौथे पे n-3, विच इज 4।
राइट? ओके, सो कितने तरीके हो गए? 7 × 6 × 5 × 4 कितने होते हैं ये? 840। हम्म, सो हमारे पास टोटल टोटल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो कितने थे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू n इक्वल टू 7। इन 7 ऑब्जेक्ट्स को कितनी बार अरेंज करना पड़ा? 4 बार। पहले इसमें, दूसरे इसमें, तीसरे इसमें और चौथे इसमें, ऐसे चार चार पोजीशन पे अरेंज करना पड़ा था, है ना? मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इन सातों को हमने साथ में लिया और पहले पहले पोजीशन पे अरेंज किया, मतलब पहले टाइम अरेंज किया हमने वंस, फिर सेकेंड टाइम अरेंज किया सेकेंड पोजीशन पे, सब सातों को साथ में लेके। हाँ, आप कहोगे कि नेक्स्ट पोजीशन पे सात कैसे ले रहे? ले रहे, नेक्स्ट पोजीशन पे भी सात ले रहे, लेकिन वी नो कि वो सात में से एक पहले ही बैठ गया है, तो वो और बचे हुए 6 उसको कैसे अरेंज करेंगे? क्योंकि जो सेकंड नंबर है उसको, उसमें ऑलरेडी पहले चेयर लिंक्ड है, यस और नो, है ना? पहले चेयर पे कोई तो आके बैठ गया है, अभी दूसरे चेयर पे कितने अरेंज करेंगे? टोटल 7। वो 7 में से पहले बैठ गए और बचे हुए 6, 6 में से यहां बिठाओ। फिर तीसरे नंबर पे अगेन टोटल 7 को थर्ड टाइम अरेंज करेंगे अपन। कैसे? पहले पे बैठ गया, दूसरे पे बैठ गया, तीसरे पे 5 बचे, 5 में से एक बिठाओ, यस और नो? तीसरे पे हम लोग रैंडमली बिठा सकते हैं क्या? कोई भी बिठा दो? नहीं, अरे बाबा 2 बैठ गए पहले, तो पहले उनको काउंट करो, ये बैठा है, ये बैठा है, अभी बच्चे कितने हैं? 5 में से यहां बिठाओ। ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, वैसे ही। तो ये जो 7 ऑब्जेक्ट को हम लोग 4 टाइम्स अरेंज कर रहे हैं, राइट? सो वी आर अरेंजिंग n objects r times, ठीक है? ओके, सो तो परम्यूटेशन के हिसाब से n ऑब्जेक्ट्स को r टाइम्स अगर हम करेंगे, तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया वो हो जाएगा n इंटू आर, वो हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस आर माइनस 1। कैसे? ये जो 3 है n-3, इसको मैं n-4-1 लिख सकता हूं, और ये 4 है यहाँ पे r-1। n-2 को मैं n-3-1 ब्रैकेट में लिख सकता हूं, ये r3, ठीक है? n-1 को मैं n-2-1 लिख सकता हूं, ये देखो यहाँ पे 2r। तो हमारा एंड वाला नंबर क्या है? एंड वाला नंबर है n माइनस आर, टोटल आर। टोटल आर कितने थे वो आखिरी में आएगा। सबसे आखिरी का नंबर क्या होगा? जो सबसे बड़ा आर होगा। देख, पहली चेयर पे कौन बैठा? ये बैठा। सबसे आखिरी चेयर पे कौन बैठा? ये। पहली चेयर क्या होती है? आर इक्वल टू 1। उस समय टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं? n इक्वल टू n। इतने ऑब्जेक्ट्स होते पहली चेयर के लिए।
क्योंकि सारे ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं ना पहली चेयर के लिए। फिर दूसरे चेयर में एक आदमी कम हो गया, लेकिन इसकी चेयर कौन सी है, आर इक्वल टू 2, लोग कितने हैं, n-1। वैसे ही आखिरी में कितने चेयर है, आर इक्वल टू आर, और लोग कितने हैं, n-r-1। अच्छा, ये समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट? ये देखो, नहीं समझा, कंफ्यूज हो गए फिर से, तो ये ड्रॉ कर लेना। क्या इसको एक बार और ड्रॉ करना है ज्यादा नंबर के साथ? ओके, फिर ठीक है। चलो, अभी ये है थ्योरम जो हमें प्रूव करना है कि n ऑब्जेक्ट है, r टाइम्स अरेंज करना है, तो कैसा होगा। उसके पहले हम लोग परम्यूटेशन को डिफाइन कर देते हैं। ऐसे अभी तक उसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैथमेटिकली उसको डिफाइन कर देते हैं। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taking some or all at a time। क्या है परम्यूटेशन, इज एन अरेंजमेंट ऑफ all objects taken all or some at a time, right? पहले n लिया, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, so we are all arranging it। वैसे we are arranging all of them, but every time their number starts to decrease, right? Okay, so we need to find the proof। तो अभी हमारी जो प्लेस है या फिर जो चेयर है, ये 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 5, 6, and then goes on up to r minus 2, r-1 और r नंबर चेयर। कितने चेयर है हमारे पास, 1 से लेके r तक, ओके। और लोग है हमारे पास n, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n। पहले चेयर पे n को कितने कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, n नंबर से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि n में से कोई भी बैठ सकता है। तो कितने तरीके हो गए, n तरीके। दूसरे में एक कम हो गया है, क्योंकि एक तो बंदा पहले पे बैठ गया, तो दूसरे पे n-1, तीसरे पे n-2, यहाँ n-3, यहाँ n-4, है ना। यहाँ r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 6, r इक्वल टू r-2, r इक्वल टू r-1, r इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ चेयर। क्या मैं n को n-1 या फिर n-r-1 लिख सकता हूं, है ना, n ही होगा वो। इसको मैं n-2-1, 1 को 2-1 लिख सकता हूं, एंड देन n-2 को मैं r, ये देख r2 है तो 2 के जगह मैं r लिख दूंगा, r-1 हो गया। यहाँ पे n-3-1, n-r-1, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे r चेंज हो रहा है, ओके।
सो मतलब मैं यहाँ पे R3 ले रहा हूँ, यहाँ पे R कुछ अलग ले रहा हूँ, सो इसके वजह से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं R नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा n-1 n-2 n-3 3 क्या है, 1 क्या है, पहली चेयर, ये 1 क्या है, पहली चेयर, ये 2 क्या है, दूसरी चेयर, ये 3 क्या है, तीसरी चेयर, राइट। ओके, सो यहाँ पे दूसरी चेयर तो 2-1 हो गया, तो यहाँ n-3 विल बी n-4-1 और n-4 विल बी n-5-1, राइट। ओके, सो ये R-2 पे कितने लोग आएंगे फिर, R-2-1। ये देखो, पहली चेयर पे 1-1, दूसरी चेयर पे 2-1, तीसरी चेयर पे 3-1, चौथी पे 4, तो R-2 चेयर पे R-2-1, विच इज n-R-3। यहां पे n-R-1-1 n-R-2, लास्ट चेयर पे n-R-1, विच इज n-R-1 ही है, माइनस, इसको ये भी रख सकता हूं या फिर ये माइनस अंदर जाएगा, n-R+1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 n-4 so on n-R+3 n-R+2। ये देखो, ये माइनस अंदर जाके प्लस हुआ है, तो ये वाला प्लस मैंने यहां लिखा है, ठीक है, n-R+1, डन, राइट। ओके, तो परम्यूटेशन को जब सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, n ऑब्जेक्ट्स को r जगह पे अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट्स को r जगह पर अरेंज करना है, दिस इज हाउ वी राइट इट। ओके, परम्यूटेशन ऑफ yes, n number of things in r number of places, or n number of things r number of times, है ना। तो ये मिल गया हमें। तो अभी इसको और थोड़ा आसान करते हैं, कैसे, अगर इसको मैं n-r इंटू n-r -1 so on up to 4 3 2 1। अभी फॉर एग्जांपल पहले लोग कितने थे, 7, और चेयर कितनी थी, 4, 7 - 4 -1, तो ये कितना है, 7 - 4 3, ये 7 - 4 -2 1, है ना। सो मतलब ये क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, n-r फैक्टोरियल, है कि नहीं। सो ये जो इक्वेशन है npr, परम्यूटेशन ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स r नंबर ऑफ टाइम्स, को हम इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पूरा जो टर्म है ना, इसको, सो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 सो ऑन अप टू n-r+2 n-r+1, और फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में n-r
n minus r minus 1 so on 4 3 2 1 divide by n माइनस आर का मैं यहाँ फैक्टोरियल लिख दूं तो चलेगा। ये भी वही है और ये भी वही है, ठीक है। हम्म, लेकिन ऊपर मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा क्योंकि वहां मुझे जरूरत है। कैसे? अभी ऊपर क्या हो रहा है न्यूमरेटर में, n में से 1 माइनस हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, करते करते n में से r प्लस 2 माइनस हुआ, r, फिर r प्लस 1 हुआ, और फिर वहां से और एक कम हो गया। देखो यहां से 2 में से एक कम हुआ तो यहाँ 1 आ गया, यहां से एक कम हुआ तो यहाँ 1 आ गया, बराबर। अभी वहां से एक कम होगा तो क्या आएगा, n माइनस आर ही आएगा। उसमें से मुझे एक और कम करना है तो n माइनस आर माइनस 1 करना पड़ेगा। समझ रहे? दैट मीन्स नंबर एक डिजिट से कम होते जा रहा है। कहां तक? 1 तक। तो क्या न्यूमरेटर को मैं n फैक्टोरियल बोल सकता हूं? हम्म, ओके। सो अगर मेरे पास बहुत बड़ी रैली है, समझो बहुत बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं, 5,000 लोग आ गए, लेकिन हमारे पास चेयर है सिर्फ 2,000। चलो निकालो परम्यूटेशन, 5,000 लोग 2,000 चेयर पे कैसे बैठेंगे? पहले तो पहले तो बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? 5,000 पीपल इज आर ऑब्जेक्ट। सो आपका जो n है वो है 5,000 पीपल, और आपके जो चेयर है वो 2,000 है, दैट इज r। 5,000 लोगों को r टाइम्स अरेंज करना है ना, राइट? सो करेंगे तो परम्यूटेशन क्या आएगा, n इज 5,000 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5,000 minus 2,000 factorial, which is 5,000 divided by 3,000 factorial. Okay, that is the answer। लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक कैच है, ये पूरा जो डेरिवेशन है ना, इसमें एक कैच है जो हमें ध्यान में रखना है। क्या कैच होगा वो? हम्म, ये कैच ऐसा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टाइम्स वी आर अरेंजिंग देम। 5,000 लोगों को सिर्फ 2,000 बार अरेंज कर रहे, 5,000 लोगों को 5,000 बार अरेंज करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इफ n इक्वल टू r? तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बाय n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 is your n factorial, right? Okay, so ये हो गया, अंडरस्टूड। when number of objects and number of times we want to arrange सेम है तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, सीधा n फैक्टोरियल हो जाएगा। कैसे? चेयर कितने हैं? 4, लोग है 4, यहाँ पे कितने लोग हैं? 4 लोग बैठेंगे, यहाँ 4 में से एक 3, यहाँ 4 में से 2, यहाँ 4 में से 3 हट जाएंगे एक, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल।
सो n नंबर ऑफ पीपल थे तो टोटल अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे r जो है r इक्वल टू 4 है और n इक्वल टू 4 है, यहाँ n इक्वल टू r होने की वजह से टोटल परम्यूटेशन आपका n फैक्टोरियल ही हुआ, राइट? ओके, चलो। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं क्विकली। एग्जाम्पल नंबर 2, how many different ways are there to arrange letters of the word world? WORLD, वर्ल्ड, इसमें कितने लेटर्स है? 5, तो n इक्वल टू 5, राइट? ओके, और कितनी लेटर्स भी 5 है डिफरेंट, और कितनी जगह है जहां अरेंज करना है? बोलो। ऑब्जेक्ट्स, जो लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स तो 5 है, उन 5 लेटर को कितने जगह पे अरेंज करना है? 5 ही जगह पे करना है अरेंज, कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं दिया हमें, 5 जगह के 5 लेटर दिए हैं। अब उन 5 लेटर को शफल करके अरेंज करना है, कितने टाइम्स अरेंज कर सकते हैं? परम्यूटेशन क्या होगा? क्या क्या? 5 फैक्टर, एग्जैक्टली। अभी अगर मैं पूछूं कि पहले वो वर्ड में पहला सिर्फ आर रहना चाहिए, उसके बाद चारों में कुछ भी रहा तो चलेगा, ऐसे कितने परम्यूटेशंस होंगे? आर इक्वल टू 4 होगा, वो बात सही है आपकी। और एन एन कित एन 5 कैसे होगा जब आर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है? एन इक्वल टू कितना होगा? एन इक्वल टू भी 4 ही होगा। सो अगर मेरा आर एक्स 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 एक्स, इसका परम्यूटेशन है 4p4 इज 24, या फिर 4 फैक्टोरियल, ठीक है? हाँ, अगर ये 5 लेटर लिए मैंने, उन 5 लेटर में से मुझे 3 लेटर को एट अ टाइम चूज करना है, तो मैं कितने चॉइसेस कर सकता हूं? ये 5 लेटर है, इसमें से एट ए टाइम मुझे सिर्फ 3 चूज करना है। तो एन और आर क्या हो जाएगा? 5 लेटर में से सिर्फ 3 बार, 3 एट ए टाइम 3 चूज करना है, एट ए टाइम 3 चूज करना है। एन इक्वल टू 5 एंड आर इक्वल टू 3, दैट मीन्स हमें 3 पोजीशन है लेटर्स के, एन हमें 5 दिए, 5 में से एट ए टाइम 3 चूज करना है, मतलब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये जो 3 बॉक्सेस है भर जाएंगे 5 में से? सो 5p3, सो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट? राइट, so 5 factorial by 2 factorial, which is 5 into 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial, 2 factorial 2 factor गए, 60। ओके, कभी भी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टोरियल है उसमें न्यूमरेटर वाले से कैंसिल करने की कोशिश करना,
पूरा कैलकुलेट करते मत बैठना, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ओके, आपको चांस मिलेगा कैंसल आउट करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 अच्छा लग रहा है मुझे। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। फाइंड n if np5 equal to 42 multiplied by np3। कैसे करेंगे? ओके, उसके फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि दैट इज ऑल वी नो, राइट। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल बाय n-3 फैक्टोरियल। ओके, तो मैंने जैसे कहा था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कटना चाहिए, तो यहाँ पे करते हैं ऐसा कुछ। n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n-1, n-2, n-3, n-4, सो n-5, n-6, n-7, n-8, n-9, सो ऑन चलते जाएगा। उसके जगह मैं n-5 फैक्टोरियल लिख दूँ, जो n-5 एंड n-5 के नीचे होगा। डिवाइड बाय n-5 फैक्टोरियल। वैसे n-5 फैक्टोरियल क्या होगा? n-5 इंटू n-6 इंटू n-7, सो ऑन अप टू 3, 2, 1, बराबर। सो इसलिए मैंने n-4 के आगे n-5 फैक्टोरियल लिख दिया सीधा। ओके, इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n इंटू n-1, n-2 एंड n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 फैक्टोरियल। सो ये कैंसल आउट। यहाँ पे n कटेगा, n-1 कटेगा, n-2 कटेगा, बचा क्या? n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। क्विकली बताओ n की वैल्यू। एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। ये n-3 एक नंबर है x, तो n-4 क्या है? x-1। क्या 42 को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं x इंटू x-1? व्हाट इज दैट? 7 इंटू 8 इज 56, 6 इंटू 7, 7 इंटू 7-1, 7 इंटू 6 is 42. So मैं n-3 and n-4 इक्वल टू 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अच्छा, n-3 बड़ा है या n-4 बड़ा है? So n-3 will be 7, n-4 will be 6. n-3 is 7, n is 10. ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रहते हैं अभी? Okay. ठीक है, चलो बाकी के सॉल्व न्यूमेरिकल आपको करना है। यू हैव हाउ मेनी
ओके, एग्जाम्पल एक्चुअली ले लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं. How many numbers can be formed with the digits 3, 4, 6, 7 and 8 taken all at a time? मतलब सबको लेके चलना पड़ेगा. एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर. पहले तो कितने नंबर बनेंगे और उन सारे नंबर्स के सम चाहिए. हम्म, हम्म, कैसे करेंगे? पहले तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ दिस डिजिट टेकन ऑल एट अ टाइम. मतलब कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5. तो 5 डिजिट को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है. सबको लेंगे तो 5 जगह पे अरेंज करना पड़ेगा ना. तो मतलब हमारा क्या हो गया ये 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120. कर लो फटाफट. अभी हमें सम ऑफ ऑल नंबर्स चाहिए. कैसे करेंगे? हम्म. क्या क्या? एपी का? नहीं 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 नहीं, ये 5 जगह पे जितने भी नंबर का कॉम्बिनेशन 120 नंबर बने, ये 5. ये सारे 120 नंबर का एडिशन करना है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है ना वो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं. हम्म. सारे नंबर का कैलकुलेशन करना है. अगर नंबर को हम लोग कैलकुलेट, नंबर का एडिशन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल 1 2 3 प्लस 5 6 7. तो पहले इनका एडिशन करते. 3 and 7, राइट. कितना हो गया? 10. अगर 10 मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे, फिर इनका एडिशन होगा, लेकिन ये 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है. सो वो 1 मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा क्योंकि 10 मैंने नीचे लिख दिया. तो 6 + 2 8. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8. ओके. मतलब मैं 0 8 लिख सकता हूँ और मैं 0 1 0 लिख सकता हूँ, है ना. अभी 5 + 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, राइट. अब ये नंबर 0 9 and 6, ये इसका एडिशन हो गया. सो ये जो 5 नंबर है x 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 x, ऐसे 120 नंबर, इनका एडिशन करना पड़ेगा पहले यूनिट प्लेस का, राइट. हाँ. तो अभी मैंने जब ऐड किया तब पहला जो डिजिट है वो जैसे का वैसा 10 लिख दिया मैंने. जो एडिशन है वो लिख दिया. लेकिन जब मैंने दूसरे का किया तो मैंने 8 यहां लिखा. मतलब यहां पे 0 है तो 8 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 80. सेकेंड डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 80 लिखा. थर्ड डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा. समझ रहे? आपने पहले ऐसा कभी सीखा है? ओके. अभी थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं. 1 2 3, 1 2 3, नीचे भी 2 3 4,
2 3 4. Okay, so 3 और 4 7, so 0 0 0 0 0 7 बराबर, प्लस 2 + 3 5, लेकिन 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो यहां हम लोग लिखेंगे 50, 0 0 0 0, तो पहले पोजीशन पे वी मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरे पोजीशन पे मल्टीप्लाइड बाय 10, तीसरे पोजीशन पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1 + 2 3 0 0 0 0 0, फोर्थ पोजीशन पे भी मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो भी एडिशन आएगा उसको 1000 से, 4 5 6 7, 7000 लिख देंगे, 0 0, and then this 5 multiplied by 1000, 5 0 0 0 0 0, और ये 3 0 0 0 0 0, 10,000। सही है ना, 1000, 10, 100, 1000, 10,000, and then 1,00,000। ओके, तो अब इनका एडिशन करेंगे, 753,753। ओके, तो अभी लास्ट डिजिट का सारे 120 जितने भी डिजिट है उनके लास्ट डिजिट का एडिशन होगा और मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। तो यहां पे कुछ तो डिजिट आएंगे, y y y y y, ठीक है, नहीं ऐसा आएगा, समझो 0 0 0 0 y, राइट। उसके बाद दूसरे का मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, दूसरे डिजिट सारे ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 z 0, 10 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से, फिर 1000 से, और फिर 10,000 से, राइट। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, जो डिजिट अभी डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, पांचवें नंबर पे जितने भी डिजिट है उनका एडिशन करके 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस चौथे नंबर पे जितने डिजिट है उनका एडिशन करके 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस तीसरे पे जितने भी एडिशन करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पे जितने भी एडिशन करके 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और पहले पे जितने भी है 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐड सबको ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, तो टोटल मिल जाएगा हमें, सारे डिजिट्स का टोटल मिल जाएगा 120। ओके, तो अभी ये जो हर एक पोजीशन पे जो नंबर है उनका एडिशन कैसे किया जाए, वो एक ट्रिक है, ठीक है। तो अभी टोटल कितने हैं नंबर हमारे पास, 120 है, टोटल 120 नंबर्स, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन से है, 3 4 6 7 एंड 8। सो ये 120 नंबर्स में से जो एक नंबर 3 है वो आखिरी आएगा, आखिरी केस पे अगर मैं ऐसे करूं कि ये 3 नंबर 120 नंबर में से ये 3 नंबर आखिरी के डिजिट पे कितने बार आएगा, मतलब अगर यहां पे 3 लिख दिया मैंने
तो ये जो बाकी के बचे हुए 4 है उनको अरेंज करने के कितने टोटल वेज है? 4p4 है क्या? सो यहाँ पे 3 कितने बार आएगा? 4p4 टाइम्स, ऐसा 3, राइट? तो 4p4 is what? 4 factorial which is 24, राइट? हाँ, अभी लास्ट डिजिट में 3 आएगा, उसके कितने चांसेस है? 24। लास्ट डिजिट में 3 आएगा, लास्ट डिजिट में 4 आएगा, उसके चांसेस कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे, 24। 6 के कितने? 24। 7 के कितने? 24। 8 के कितने? 24। तो टोटल 120 होने चाहिए फिर ये। 1 2 3 4 5, 125 into 5 is 125, 24 into 5 is 120, है ना? सो आखिरी का जो डिजिट है वो 3 कितने बार आ रहा है? 24 बार। तो इनका टोटल कितना हो गया 3 का? 24 इंटू 3, इसका टोटल 4 इंटू 24, 6 इंटू 24, 7 इंटू 24, 8 इंटू 24। तो अगर एडिशन अगर करेंगे 24 कॉमन निकाल के, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, किसको नहीं समझाए? कहां से? ओके, सो इतना तो पता चल गया कि 120 डिजिट में से आखिरी 3 आना चाहिए। ऐसे कितने डिजिट से? 24। आखिरी में 4 आना चाहिए। ऐसे कितने डिजिट है? 24, राइट? तो तो अभी ये 24 डिजिट में जहां पे एंड में 3 है, वो 24 डिजिट के लास्ट डिजिट जो 3 है 24 बार, उन 24 बार वो 3 को ऐड करना है। तो मतलब कैसा होगा? 3 इंटू 24 कर सकता हूं मैं। ये देखो ना, मुझे ऐड करना है ना, लास्ट डिजिट, ऐसे 120 नंबर है लास्ट डिजिट वाले। उसमें से उसमें से 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 3, 3 3, ऐसे कितने हैं? 24। फिर 4 4 4, ऐसे कितने हैं? 24। फिर 6 6, ऐसे कितने हैं? 24। 7 7 7, अगेन हाउ मेनी? 24 नंबर। 8 8, 24 नंबर। सो ये लास्ट डिजिट जो है इसका एडिशन करना है मुझे। तो कैसा होगा एडिशन? 24 इंटू 3, 24 इंटू 4, 24 इंटू 6, 24 इंटू 7, 24 इंटू 8, सबका एडिशन करना पड़ेगा। चलो करो फट से और बताओ मुझे। 4 इंटू 24, 24, 7 इंटू 24, 8 इंटू 24 बाय एडिशन में 24 कॉमन, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ऐसे भी कर सकता हूँ। यस, 672। ओके, सो लास्ट डिजिट का 672 मल्टीप्लाइड बाय 1 लास्ट डिजिट है। तो अब कौन मुझे स्मार्टली बताएगा कि ये लास्ट डिजिट, फिफ्थ नंबर के डिजिट की एडिशन की, फोर्थ नंबर के डिजिट की एडिशन क्या होगी? 672 ही होंगी चारों भी फोर्थ नंबर के प्लेस के डिजिट की एडिशन। लेकिन फोर्थ नंबर के प्लेस के एडिशन को कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? सो 672 हो जाएगा वो, राइट? ओके, ये हो गया फिफ्थ नंबर का डिजिट, ये हो गया फोर्थ नंबर का डिजिट। थर्ड नंबर का डिजिट 67200, ये मल्टीप्लाई बाय 1 किया था, ये मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, ये मल्टीप्लाई बाय 100 किया हमने। अगेन 6720000, ये मल्टीप्लाई बाय 1000, कौन से? दूसरे नंबर का। ये 6720000 मल्टीप्लाई बाय 10,
1000 फर्स्ट नंबर का। एडिशन बताओ क्या होगा इसका। ओके, 7466592। चल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आज। एग्जाम्पल नंबर 5। अ टीचर हैज 2 बुक्स ऑन इंग्लिश। 2 बुक है इंग्लिश के, 3 बुक्स ऑन फिजिक्स एंड 4 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। These books are to be placed in a shelf so that all books on any one subject are together. मतलब इंग्लिश इंग्लिश, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, मैथ्स 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 मैथ्स, और मैथ्स 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 मैथ्स, इंग्लिश इंग्लिश, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया 2 तरीका, ऐसे कितने वेज है हमारे पास। लेकिन ये इंग्लिश की बुक यहां है, तो ये वाली बुक मैं बाजू में भी कर सकता हूं यहां पे, तो ये दूसरा वे हो गया। मतलब 2 इंग्लिश की बुक है, ये पहली बुक है, ये दूसरी बुक है इंग्लिश की, तो मैं पहले दूसरी बुक और बाद में पहली बुक भी लिख सकता हूँ, रख सकता हूँ, तो वो भी अरेंजमेंट चेंज हो गया। दैट मीन्स ए एंड बी और बी एंड ए टाइप का प्रॉब्लम है ये, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ए और बी की पोजीशन दोनों भी चेयर पे बैठ रहे, पहले ए बैठा फिर बी बैठा, यहाँ पे पहले बी बैठा फिर ए बैठा, ये दोनों अलग है क्योंकि उनका ऑर्डर अलग है ना। ओके, so how many different ways I can arrange the books? हम्म हम्म पहले तो हमारे पास टोटल कितनी जगह है, 1 2 और 3 सब्जेक्ट वाइज, है ना। सब्जेक्ट वाइज तो 3 जगह है, बुक को छोड़ देते हैं फिलहाल सब्जेक्ट वाइज। सो हमारा जो सब्जेक्ट वाइज है वो हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं 3, और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं 3। तो सब्जेक्ट वाइज अगर अरेंज करना है मोटा मोटा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एक ही इसमें आना चाहिए ना, मतलब एक सब्जेक्ट के बुक्स साथ में ही आने चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के साथ में आने चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, समझ गया। तो हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट को 3 ही जगह पे रख सकते हैं, अलग अलग जगह तो नहीं रख सकते। सो ये हो जाएगा 3p3 विच इज फैक्टोरियल 3 विच इज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, है ना। सो सब्जेक्ट वाइज 6 अरेंज कर सकते हैं। अभी वो सब्जेक्ट के अंदर वो किताबें इधर उधर हो सकती है, वो सब्जेक्ट के ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैथ्स है, मैथ्स को अगर ये 4 किताबें 1 2 3 4, तो मैं 1 2 3 4 अरेंज कर सकता हूँ, 1 3 4 2 अरेंज कर सकता हूँ, है ना, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब इंग्लिश की कितने, अभी अभी हम लेते हैं बुक्स, कौन से, इंग्लिश के। कितने बुक्स है इंग्लिश के, 2, और जगह कितनी है 2, इंग्लिश की बुक को 2 ही जगह है क्योंकि 2 ही बुक है, तो 2p2 हो गया, फैक्टोरियल 2 विच इज 2। अगेन फिजिक्स की बुक्स कितनी है 3, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके, 3p3, तो ये हो जाएगा 6। और मैथमेटिक्स के कितने हैं 4p4 24। ओके, सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर। तो इंग्लिश पहले तो सब्जेक्ट वाइज 1 2 3 सब्जेक्ट वाइज अगर रखना है, इसके अंदर किताबें रहेगी, ठीक है। इनके टोटल है 6 तरीके। अब ये जो इंग्लिश की अरेंजमेंट है इसके टोटल है 2 तरीके,
फिजिक्स की अरेंजमेंट है उसके टोटल है 6 तरीके, मैथमेटिक्स की टोटल अरेंजमेंट है 24 तरीके। सो फाइनली कितने तरीके हो जाएंगे, कौन बताएगा? एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 24, इतने तरीके हैं टू अरेंज। दैट इज राइट, यस दैट इज करेक्ट, यस। सो अभी हम लोग यहीं रुक जाते हैं और विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके ठीक है, चलो बाय बाय।